हेलो एवरीवन, दिस इज हेमंत साहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HK स्टडी सर्कल। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो है इसके जो वीडियो बनाए हैं 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो बनाए हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं कुछ इसकी मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और केवल एक ही महत्वपूर्ण चीज जिसमें बाकी है हमारी रस समीकरणमिति, अर्थात जो हमारी स्टाइकियोकेमिस्ट्री है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री में हमें स्टाइकियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जाननी आवश्यक है कि इसमें जो मोल संकल्पना है उसका क्या योगदान है। मोल संकल्पना का रस समीकरणमितीय अभिक्रियाओं में महत्व, क्योंकि इसके बारे में जानना इतना आवश्यक है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है और रासायनिक समीकरण जो हमारा संतुलित होना चाहिए। हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये पढ़ा हुआ है, तो किस तरीके से वो हमारा फॉर्मेशन में आता है। तो रस समीकरण मितीय की जो घटना होती है उसमें सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में हमने ये देखा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो हमारे अभिकारक हैं और इनका जो क्या है द्रव्यमान वो इक्वल होना चाहिए काहे के बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक होंगे और यहाँ पर जो बनने वाले उत्पाद होंगे दोनों के द्रव्यमान जब तक समान नहीं होंगे तब तक हमारा रासायनिक समीकरण भी संतुलित नहीं होगा। इसलिए आवश्यक ये है कि दोनों के द्रव्यमान संतुलित होने आवश्यक हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बनाया AgSO4 प्लस NaNO3, इससे हमने क्या बनाया Ag और NO3 बन जाएगा, AgNO3 और NaSO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर ये इसका निर्माण होता है यहाँ पर तो इन दोनों के द्रव्यमान क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जो कि आवश्यक है। ये तो हो गया हमारे समीकरण का एक फॉर्मेशन, जिसमें हमें दो तीन बातें जाननी ये आवश्यक है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जब बनता है तो उसमें कौन कौन सी वो आवश्यकताएं होती हैं जो है उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले तो रासायनिक समीकरण के जो पदार्थ हैं वो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हो, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराते हो। पहली बात ये आवश्यक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जो है वो अभिक्रिया में निर्मित होता है या फिर विलुप्त हो जाता है, जो कि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं कहता। वो ये क्या कहता है कि द्रव्यमान दोनों में समान होने चाहिए, मतलब जो भी उत्पाद बनेगा वो हमारा ना तो विनाश होगा उसका और ना ही उसका निर्माण होगा। मतलब दोनों के दोनों अभिकारक और उत्पाद क्या होंगे, निर्मित भी होंगे, बट किसी भी तरीके से उनका पूर्ण रूप से विनाश नहीं होगा और नए तरीके से उनका निर्माण नहीं होगा। वही अभिकारकों का उत्पादों में कन्वर्शन होगा जो कि पहले से उसमें उपस्थित थे। दूसरी बात क्या आवश्यक है, दूसरी बात हमारी यहाँ पर यह आवश्यक है कि जो हमारे अभिकारक हैं और जो हमारे उत्पाद हैं वो किन परिस्थितियों में परिवर्तित हो रहे हैं हमारे
पदार्थों में। तो जैसे दाब की एक कंडीशन हो गई, ताप की एक कंडीशन हो गई, उत्प्रेरकों की एक कंडीशन हो गई, ठीक है। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं कि एक अभिक्रिया है दहन की, CH4 को जब क्या किया जाता है, दहन किया जाता है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है CO2, CO2, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, तो +2H2, 4 हाइड्रोजन हो गए आपके यहाँ पर, एक कार्बन हो गया, और ये क्या हो गए, O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अपन क्या ले लें, 2 ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 2 ये है और 2 ये है। अब ये समीकरण क्या है, संतुलित है। यहाँ बात किस चीज की हो रही है, समीकरण के संतुलित होने की बात हो रही है। तो समीकरण ये हमारा संतुलित है, और इसमें हमने जो बात की है कि यहाँ पर अभिकारक उत्पाद पर दाब का प्रभाव तो नहीं है ना, ताप का प्रभाव तो नहीं है, मतलब उसको हम अभिकारकों को गर्म तो नहीं कर रहे। तो ये कुछ बातें जो है इसमें ध्यान देनी आवश्यक होती है। तो रस समीकरण नीति मतलब जो हमारी स्टाइकियोकेमिस्ट्री है, उसको समझने के पहले हमें इन बातों का महत्वपूर्ण रूप से क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन गणनाओं को समझने के पहले एक दो बातें और जाननी आवश्यक है कि जैसे हम किसी पदार्थ को लिखते हैं, कि जैसे हमारा जल है H2O, और ये अभिक्रिया कर रहा है बुझे हुए चूने से CaOH होल ट्वाइस। तो अब ये इससे अभिक्रिया करेगा, या मान लो यहां पर हम ले लेते हैं बिना बुझा चूना CaO और जल, तो ये क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस बनाएगा, साथ साथ में इसमें क्या निर्मित होगी, ऊष्मा भी निर्मित होगी। अब यहाँ पर ये और ये किस रूप में है, तो ये बिना बुझा चूना है, मतलब सॉलिड होगा, तो एक कंडीशन हो गई। ये क्या है, जल है, मतलब लिक्विड होगा। ये क्या है, एक तरीके से ये हमारा विलयन है, मतलब ये क्या होगा, एक्वस होगा। और ये क्या है, ऊष्मा है, तो ऊष्मा की कोई ना कोई मात्रा होती है, ठीक है। तो ये ऊष्मा ऊर्जा के रूप में अगर है तो फिर हम इसको किलो कैलोरी के रूप में दर्शाएंगे। तो ये एक कंडीशन है। अब मान लो किसी दूसरी अभिक्रिया को अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बनाया CaCO3 को हमने तोड़ दिया, तो ये क्या बनाएगा, CaO + CO2। यहाँ पर कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन 3 है, तो 1 और 2 3, समीकरण संतुलित है। ये देखने वाली बात नहीं है। देखने वाली बात महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कहीं ताप का प्रभाव तो नहीं है। अगर ताप का प्रभाव है तो यहाँ पर हो सकता है ये 100 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक। अगर इसी अभिक्रिया में मान लो ये CaCO3 ही था और ये CaO और CO2 का ही निर्माण हुआ था, तो कहीं ये वायुमंडल दाब का प्रभाव तो नहीं है। अगर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव होगा तो यहाँ पर हो सकता है ये 1000 जो है ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में जो है यहाँ पर लिखा होना चाहिए, ठीक। एक ये कंडीशन हो गई। फिर अगर मान लो इसी अभिक्रिया में हमारी किसी भी कोई भी अभिक्रिया है, जैसे मान लो ले लें जिंक की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से की जाती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये चिन्ह लगाना आवश्यक है, क्योंकि गैस यहाँ पर क्या होगी, मुक्त होगी। तो जब गैस मुक्त होगी तो किस हो जाएगी, ऊपर की हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण कर रहे हैं, तो मान लो हमने लिया BaCl2 + Na2SO4, तो हम क्या बनाएंगे, BaSO4
प्लस क्या बचा, Na के 2 हैं, मतलब 2 सोडियम के अणु है और 2 क्लोरीन के अणु है, तो क्या बन जाएगा NaCl, वो भी कितने 2, तो समीकरण तो संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, हमारा अवक्षेप है, तो अवक्षेप को इस तीर के निशान के आधार पर इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब तीर का निशान कहाँ आएगा, नीचे की ओर, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि हमारी अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ का निर्माण हुआ है जो एक अवक्षेप के रूप में है, मतलब हमारी अभिक्रिया में यह उत्पाद जो है वो क्या होगा, नीचे परखनली में जाके जम जाएगा। दैट इज द रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशन जाननी आवश्यक थी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन से पदार्थ निर्मित होते हैं और कौन से पदार्थ बनते हैं और उनका एक रूप होता है, तो वो किस रूप में यूज होने चाहिए। सही संतुलित रासायनिक समीकरण वही होता है जिसमें उसके सारे घटक, जो भी अवयव हैं, जो भी उसका संगठन है, वो परफेक्टली प्लेस्ड होना चाहिए आपकी पूरी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, सो नाउ यू विल गेट आल्सो व्हाट इज द परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोइकोमेट्री, जो वास्तविक स्टोइकोमेट्री है उसके बारे में अपन अब यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्री मतलब रस समीकरण या रस समीकरण नीति। ठीक, अब इस पर चर्चा करनी है हमें। यही वास्तविक वो बात थी जिस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन कोई भी बात शुरू करने से पहले उसका एक बेस जानना आवश्यक होता है, और वो बेस हमने यहाँ से जाना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रस समीकरण मिति को पढ़ेंगे। तो रस समीकरण मिति में सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। द्रव्यमान संबंध, दूसरी बात द्रव्यमान आयतन संबंध, और तीसरी बात आयतन संबंध। ठीक, और ये 3 बातें अगर हम क्या कर रहे हैं, इनको हमें जानना है, तो हमें रस समीकरण मिति के बारे में उसकी परिभाषा को जानना आवश्यक है। What is the stoichiometry? तो स्टोइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब तत्व, और जो हमारी मैट्री है, मैट्रियोन का मतलब क्या होता है, हमारा यहाँ पर गणना, अर्थात हम इसको क्या बोले, मापन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तत्वों, पदार्थों, उसके जो संगठन है उसके बारे में गणना करनी पड़ेगी, उसके द्रव्यमान की, उसके आयतन की, किस तरीके से वो निर्मित हुआ है, तब जाके हम स्टोइकोमेट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन गणनाओं के आधार, इनको डिटेल से नहीं पढ़ना, बस ये जाननी थी कि ये संबंध होने आवश्यक है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ते चलोगे और ये जो है आपका सॉल्व होता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, रासायनिक समीकरण से हम रस समीकरण मिति की ओर बढ़े, तो वास्तव में रस समीकरण मिति है क्या? रस समीकरण मिति दरअसल जो हमने सूत्रों उससे संबंधित जो गणनाएं की हैं, जो घटना हो रही थी,
जो हमारे अभिकारक चेंज हो रहे थे, काय में, उत्पाद में, ये किस आधार पर हो रहे थे, ये हो रहे थे द्रव्यमान और द्रव्यमान, इनके क्या थे, इक्वल थे, इसके आधार पर ये चेंज हो रहे थे। तो रासायनिक समीकरण जो है यहाँ पर यही कहता है कि अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान इक्वल होना चाहिए, और इक्वल वाली बात अगर क्लियर हो गई तो डेफिनेटली रस समीकरण के आधार पर आप उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर। जैसे मान लो ये कह रहे हैं कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के बाद जल के कितने ग्राम पदार्थ का निर्माण होता है। मान लो क्वेश्चन था कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के बाद जल के कितने ग्राम मीथेन का निर्माण होता है। तो हमने क्या किया, हमने लिया अभिक्रिया। सबसे पहले तो अभिक्रिया तो लिखनी आवश्यक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया ना हो तो कैसे काम चलेगा भाई। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया तो होनी आवश्यक है। ठीक, तो CH4 को हमने कैसे मिक्स किया, हमने इसको जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो ये क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, साथ साथ में जल का निर्माण भी करेगी। अब यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 2 कर दें। तो जल के भी कितने अणु हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 कर दें। ये तो हो गया हमारा समीकरण संतुलित। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 16 ग्राम मीथेन के अणु है, तो 16 ग्राम मीथेन के अणु कैसे हैं, ये ऐसे हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12, एक कार्बन के अणु का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं, 1 गुणित 4, तो कितने हो गए, 4 + 12 इज इक्वल टू कितने हो गए, 16। तो ये कितने हो गए, 16 ग्राम मीथेन के अणु। ठीक, अब यहाँ पर देखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो जल का निर्माण हुआ है, क्या ये भी कितने, जल के कितने अणुओं का निर्माण यहाँ पर होता है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के बाद, ये तो हो गया दहन, अब दहन के बाद क्या बनना है, जल बनना है, तो कितने ग्राम पदार्थ का निर्माण होगा, तो जल का देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर भी 4 ही है ना, तो 1H1 में 1 × हाइड्रोजन 4 है, 4 = 4 हो गए। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, मतलब लूनी 16। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मतलब 16 दूनी 32, और 32 से 4 कितने हो जाएंगे, 36। तो ये क्या हो गया आंसर, कि जब मीथेन के 16 ग्राम अणुओं का क्या होता है, दहन होता है, दहन लिखते नहीं है, क्या करते हैं, चिन्ह बनाते हैं, ये वाला। ठीक है, भट्टी आ जाए। ठीक है, ये क्या है, भट्टी है, जिसमें मीथेन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जैसे ये गर्म होता है तो जल का हो जाता है निर्माण। ठीक, तो क्वेश्चन था कि 16 ग्राम मीथेन के दहन के बाद जल के कितने ग्राम पदार्थ का निर्माण होता है। तो 16 ग्राम दहन से 36 ग्राम जल के अणुओं का निर्माण होता है। दैट इज स्टोइकियोमेट्री। ये होती है स्टोइकियोमेट्री। आपने 3 चीजें पढ़ी, द्रव्यमान, द्रव्यमान संबंध, तो हो तो गया द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, यही पूछ रहे थे वो कि कितने से कितने का निर्माण होता है। आपने क्या बना दिया, एक संबंध बना दिया, मीथेन के दहन से जल का निर्माण, 16 ग्राम मीथेन के दहन से 36 ग्राम जल का निर्माण, ये होता है द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध। ठीक, एक बात, वैसे ये सॉल्व करने के लिए नहीं है आपके इस पूरे चैप्टर में, केवल इसके बारे में हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। Now we have take another question about stoichiometry, and what is the question? Question is that
हम क्या करेंगे, मान लो इन्होंने बोला कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या हो रही है, निर्मित हो रही है किसी अभिक्रिया में, ठीक है, तो 44 ग्राम बनने में जो है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड के जो है आयतन का यूज होगा। तो फॉर एग्जांपल अपन जो है इसको सॉल्व अगर करें या कितने मोल इस पे यूज हो रहे हैं, मान लो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित हो रही है तो 1 मोल यूज होता है, 1 मोल का मान है ये। तो ये पूछ रहे हैं कि 44 ग्राम में कितने मोल यूज होंगे, या फिर 22 ग्राम में अगर आधा मोल यूज हो रहा है तो 44 ग्राम में कितने मोल यूज होंगे, ठीक है। तो अपन इसी अभिक्रिया को लेते हैं जो अपन ने अभी सॉल्व की है। तो क्या किया था हमने, मीथेन का किया था दहन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में जल का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि ये जो आपका मीथेन दहन हुआ है ये अगर 22 ग्राम है तो 22 ग्राम मीथेन का जो दहन है इससे अगर 1 मोल बन रहा है तो जल के कितने मोल बनेंगे, ठीक है, किसके, जल के, ये क्वेश्चन है 44 ग्राम से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 22 ग्राम बराबर अगर 1 मोल है तो जल के कितने अणु हैं, मीथेन का 1 अणु था, 1 मोल था, जल के 2 अणु हैं मतलब 2 मोल हैं। तो क्या हो जाएगा 22 ग्राम गुणित 2, तो कितने हो जाएंगे 44 मोल, ठीक। अब 22 बटे 44 अगर अपन करें तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 मतलब 1/2 अर्थात ये क्या हो जाएगा 0.5 मोल हो जाएगा। तो ये एक और गणना है जो हमारी क्या प्रूफ करती है, स्टोइकियोमेट्री को प्रूफ करती है, ठीक। तो इस स्टोइकियोमेट्री से हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो हमें जो है इस वीडियो में यही जानना था कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है, रासायनिक समीकरणों के आधार पर हम उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं। सो हमने जो है इसके बारे में चर्चा की, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल HK स्टडी सर्कल को। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।